इस्लाम यहाँ पे करना है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 3 को जहां से छोड़ा था वहां से आज हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, एज रिगार्ड्स लेजिस्लेशन एंड कस्टमरी लॉ, एज रिगार्ड legislation and customary law, comma, legislation grows out of theory, but customary law grows out of dash. ऑप्शन ए है ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन बी है प्रैक्टिस, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी ऑप्शंस आर करेक्ट। एज रिगार्ड्स लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन से मुतल्लक, एंड कस्टमरी लॉ, लेजिस्लेशन ग्रोज आउट कि लेजिस्लेशन जो है वो हासिल होती है थ्योरी से, but customary law grows out of practice. Option B is the correct option of this question कि जो legislation है वो थ्योरी से हासिल होती है और कस्टमरी लॉ जो है वो प्रैक्टिस से हासिल होता है कि बार बार कस्टम जो है वो रिपीट हो, उसकी प्रैक्टिस की जाती रही हो माजी के अंदर, तो वो जो है वो लॉ का दर्जा इख्तियार कर जाता है। तो लेजिस्लेशन जो है वो और कस्टमरी लॉ, लेजिस्लेशन ग्रोज आउट थ्रू द थ्योरी, बट द कस्टमरी लॉ ग्रोज आउट ऑफ प्रैक्टिस कि वो बार बार प्रैक्टिस से हासिल होता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, सामंड रेफर्स टू डैश काइंड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट आपने पार्ट 5 में जाके पढ़ना है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, प्लीडिंग एंड कन्विंसिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। तो उसमें जो इंटरप्रिटेशंस के डिफरेंट रूल्स हैं कि लॉ को इंटरप्रेट कैसे किया जाता है, किन कवानीन के तहत किया जाता है, किन असूल ज़ाबित के तहत जो है वो इंटरप्रेट किया जाता है। तो सामंड कहता है कि सामंड रेफर्स टू डैश काइंड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। सामंड के मुताबिक इंटरप्रिटेशन की कितनी काइंड्स हैं? A2, B3, C4, D5. There are two kinds of interpretation according to Samand. Samand refers to two kinds of interpretation. Samand के मुताबिक इंटरप्रिटेशन की टू काइंड्स हैं। Samand refers to, next question है क्वेश्चन नंबर 55, Samand refers to two kinds of interpretation dash, A grammatical interpretation, B logical interpretation। ए है ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन, बी है लॉजिकल इंटरप्रिटेशन और सी है बोथ ए एंड बी ऑप्शंस आर करेक्ट। तो दोनों ही ऑप्शंस जो है वो करेक्ट हैं, ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल इंटरप्रिटेशन। ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन के अगर ग्रामर जो जैसे आपकी अगर नेक्स्ट इसमें तो नहीं है पार्ट 1 के अंदर, नेक्स्ट पार्ट जो आपका होगा पार्ट 2 के बाद जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ना है, आपने जो है वो और दूसरे एक्ट पीपीसी पढ़ना है, पाकिस्तान पिनल कोड पढ़ना है। तो उसकी जो लैंग्वेज है ग्रामेटिकली, अगर उसके अंदर कोई अभाम है तो उसको इंटरप्रेट करना उसे कहते हैं ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन। और लॉजिकल इंटरप्रिटेशन के पीछे लॉजिक क्या है, जो भी इंटरप्रिटेशन, जो स्टैट्यूट बनाया गया है, जो कानून बनाया गया है, उसके बनाने का मकसद क्या है, उसके पीछे पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो है लॉजिकल इंटरप्रिटेशन उसकी। तो सामड के मुताबिक दो काइंड्स हैं इंटरप्रिटेशन की, जो तबीरो तशरी है इंटरप्रिटेशन, कानून की तबीरो तशरी है कि अदालत के अंदर कानून की तशरी होती है तो वो दो तरह से होती है सामड के मुताबिक, एक ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन होती है और दूसरी लॉजिकल इंटरप्रिटेशन होती है। तो Samad refers to kinds of interpretation, both grammatical interpretation and logical interpretation. Next question है question number 56. What is litra legis? Litra legis, L-I-T-E-R-A, litra, L-E-G-I-S, litra legis. Litra legis क्या है? The letter of law, the letter of law. Litra से मुराद
लेटर, और लेजिस से मुराद लॉ। तो व्हाट इज लिटरल लेजिस? मीन्स द लेटर ऑफ लॉ, कानून के के का बयान, क्यों कानून के अल्फाज, इससे मुराद है लिटरा लेजिस। द वर्ड लिटरा लेजिस इज अ डैश वर्ड, रोमन वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है, लेटिन वर्ड है, जर्मन वर्ड है। कौन सी जुबान का ये वर्ड है? द वर्ड लिटरा इज अ, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। द वर्ड लिटरा इज अ लेटिन वर्ड, ये लेटिन वर्ड है, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है, इन द केस ऑफ ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन, जो ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन जो साइमन ने बताया कि ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन होती है और लॉजिकल इंटरप्रिटेशन होती है, अकॉर्डिंग टू साइमन देयर आर टू काइंड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। In the case of grammatical interpretation, only the verbal expression of law is taken into consideration and the courts don't go beyond the dash, कि इससे बाहर नहीं निकलते, इससे बाहर नहीं निकलते, don't go beyond the dash। A litera mocho, B litera legis, C litera sigillati। इसके स्पेलिंग में आपको दोबारा से स्पेल कर देता हूं। ए है लिटराई, LITERAE, 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 और MORTUAE, MORTUAE। दूसरा है बी लिटरा लेजिस, जो ऊपर हमने पढ़ा, और सी है लिटरा सिजिलिटी, SIGILLLATAE। तो इसका राइट ऑप्शन है लिटरा मॉर्चोई, का मतलब होता है डेड लेटर्स, लिटरा लेजिस का मतलब होता है द लेटर ऑफ लॉ, लिटरा सिजिलेटी का मतलब होता है सिलेक्टेड लेटर्स। तो इन द केस ऑफ ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन ओनली द वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ लॉ इज टेकन इनटू कंसिडरेशन एंड द कोर्ट्स डोंट गो बियॉन्ड द लिटरल एजेस, कि जो लॉ के वर्ड्स हैं उससे बाहर नहीं जाती है अदालत, वही देखती है कि ग्रामेटिकली क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है उसके अंदर जो वर्डिंग है, जो किसी भी सेक्शन की, आर्टिकल की, जो कि स्टैट्यूट ने बनाई है, लेजिस्लेचर ने बनाई है, उसकी वर्डिंग क्या कहना चाह रही है। तो उसके अंदर रहते हुए लॉजिकल इंटरप्रिटेशन नहीं देखती है अदालत, इसके अंदर लिटरल एजेस को ही देखती है। इन द केस ऑफ ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन, अगर वो ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन है कि अगर कॉमा लगा है तो कॉमा लगने के बाद अगर कोई वर्ड आया है, अगर ही के बाद कोई एक लाइन और दे दी है और उसके बाद जाके शेल को आगे उसको जोड़ा गया है, तो इस तरह से ग्रामेटिकल जो है उसको देखा जाएगा। जब ये आप पार्ट 3 के अंदर जाएंगे तो आपको इसकी बहुत अच्छे से मजीद समझ आएगी कि ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन कैसे की जाती है जब कोई एम्बिग्विटी होती है जो लॉ की लैंग्वेज है उसके अंदर। तो ग्रामेटिकल जो इंटरप्रिटेशन है उसके अंदर लिटरल लैंग्वेज से हट के जो है वो अदालत नहीं देखती, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन उसकी नहीं करती। लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ये होती है कि अदालत जो है वो ये देखती है कि लॉजिक, किस लॉजिक के तहत क्यों ये कानून बनाया गया, क्या क्यों इसकी जरूरत पेश आई, ठीक है। जैसे इसकी एग्जांपल मैं आपको ये दे सकता हूं, जो एपीएस का वाकया हुआ था तो उसके बाद जो है वो पाकिस्तान के अंदर पहले सजाए मौत जो कैपिटल पनिशमेंट है उसको मौखर किया हुआ था, लेकिन फौरी तौर पे जो है जब स्टेट के अंदर आवाजें उठने लगी और जो रियासत है उसने भी सोचा कि अगर जो टेररिस्ट हैं अगर उनको सख्त सजा ना दी गई तो फिर ये तो हर जो आए दिन है वो यही वाकयात होते रहेंगे, तो लिहाजा जो है वो सजाए मौत को बहाल किया जाए। तो ये एक इसके पीछे पूरे का पूरा लॉजिक है, ठीक है, कि ये क्यों कानून बनाया गया। तो लिहाजा जो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन है वो लॉजिक को देखती है, और जो ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन है कि वर्ड्स क्या कह रहे हैं, जो एक सेक्शन है उसके वर्ड्स क्या कह रहे हैं, अगर उसमें कोई अभाम हो, कोई वर्ड जो है वो अभाम पैदा कर रहा हो, तो उसे ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन कहते हैं।
तो जो हमारा ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 58, इन द केस ऑफ ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन ओनली द वर्बल एक्सप्रेशन ऑफ लॉ इज टेकन इनटू कंसिडरेशन एंड द कोर्ट्स डोंट गो बियॉन्ड द लिटरल एजेस, कि वो लिटरल एजेस से बाहर नहीं जाती। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 59, अकॉर्डिंग टू डैश a judicial precedent is a source of law. According to dash, A है स्वेग्नी, स्वेग्नी के मुताबिक, B है कीटोन के मुताबिक, C है स्टार्क, D है एरिस्टोटल। According to dash, a judicial precedent is a source of law. कि जो जुडिशियल प्रेसिडेंट है, जो अदालत का एक फैसला है, अदालत की नजीर है, वो कानून का मार्क्स है। ठीक है, तो ये किसकी डेफिनेशन है? अकॉर्डिंग टू स्वेग्नी, कीटोन, स्टार्क या एरिस्टोटल? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कीटोन। अकॉर्डिंग टू कीटोन, कीटोन अ जुडिशियल प्रेसिडेंट इज अ सोर्स ऑफ लॉ। उसके बाद नेक्स्ट है, द फॉलोइंग आर द काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट्स डैश, के प्रेसिडेंट्स की मंदरजा झैल काइंड्स हैं। ए अथॉरिटेटिव एंड परसुएसिव प्रेसिडेंट, द फॉलोइंग आर द काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट्स, नजायर की मंदरजा झैल इकसाम है। एक फर्स्ट है अथॉरिटेटिव एंड परसुएसिव प्रेसिडेंट, बी है एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल प्रेसिडेंट, ए है अथॉरिटेटिव एंड परसुएसिव प्रेसिडेंट, बी है एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल प्रेसिडेंट, सी है डेक्लरेटरी एंड ओरिजिनल प्रेसिडेंट, सी है डेक्लरेटरी एंड ओरिजिनल प्रेसिडेंट, डेक्लरेटरी एंड ओरिजिनल प्रेसिडेंट। तो ये तीन किस्म की जो काइंड्स हैं, जो कि वीडी महाजन की बुक में भी दी हुई है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट्स। ऑप्शन नंबर ए है अथॉरिटेटिव एंड परसुएसिव प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर बी है एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर सी है डेक्लरेटरी एंड ओरिजिनल प्रेसिडेंट, और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस आर करेक्ट। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस जो करेक्ट हैं, अथॉरिटेटिव है, परसुएसिव प्रेसिडेंट है। अथॉरिटेटिव क्या है? ये जो काबिल पाबंदी होती है, जो भी अदालतें फैसले करती हैं, पाकिस्तान की अगर सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले किए हैं, हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट ने जो फैसले किए हैं वो काबिल पाबंदी होंगे। जो लोअर कोर्ट्स हैं, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उनके लिए। और परसुएसिव जो है वो काबिल पाबंदी नहीं होते, अगरचे कि उनको देखकर फैसले किए जा सकते हैं, लेकिन काबिल पाबंदी नहीं होते। एब्सोल्यूट मुकम्मल तौर पर, और कंडीशनल सर्टेन कंडीशंस के तहत जो है वो उनको एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये एब्सोल्यूट और कंडीशनल हो गए। तो जो अथॉरिटेटिव है, पाकिस्तान का जो आइन है, क्या उस आइन के अंदर क्या अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट का जिक्र किया गया है? कि जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है उसके जो फैसले होंगे वो जो कोर्ट्स हैं उनके लिए काबिल पाबंदी होंगे, और वो किस आर्टिकल के तहत है? वो नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत हम देखते हैं। अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट्स आर ऑफ, अब अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट्स की भी 2 काइंड्स हैं। इसके बाद हम आगे चल के देखते हैं, जो मैंने आपसे पहले बयान किया है कि पाकिस्तान के आइन के अंदर जो है वो कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत जो है वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो डिसीजंस हैं वो काबिल पाबंदी हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के लिए। लेकिन उससे पहले एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61, अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट्स आर ऑफ डैश काइंड्स। अथॉरिटेटिव जो प्रेसिडेंट है उसकी भी 2 काइंड्स हैं। A 2 kinds, B 3 kinds, C 4 और D 5। तो there are 2 kinds of authoritative presidents। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि how many kinds of authoritative presidents? तो there are 2 kinds of authoritative presidents। वो कौन कौन सी हैं? authoritative presidents are of 2 kinds dash। A है absolute president, B है conditional president, C है declaratory and original president, और डी है बोथ ए एंड बी ऑप्शंस आर करेक्ट। तो जो बोथ ए एंड बी ऑप्शंस करेक्ट हैं, एब्सोल्यूट प्रेसिडेंट और कंडीशनल प्रेसिडेंट, ये अथॉरिटेटिव प्रेसिडेंट की आगे फर्दर काइंड्स हैं। 2 काइंड्स हैं, एब्सोल्यूट प्रेसिडेंट और कंडीशनल प्रेसिडेंट। ये अथॉरिटेटिव जो प्रेसिडेंट है उसकी 2 काइंड्स हैं, और वो कौन कौन सी हैं?
नंबर 1 एब्सोल्यूट प्रेसिडेंट और नंबर 2 है कंडीशनल प्रेसिडेंट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 63 स्टेयर डिसाइसिस। क्वेश्चन नंबर 63 है स्टेयर डिसाइसिस, वर्ड है STARE। क्वेश्चन नंबर 63 है स्टेयर डिसाइसिस, STARE, स्टेयर, DECISES, स्टेयर डिसाइसिस, STARE, स्टेयर, DECISES, स्टेयर डिसाइसिस is a dash term, A रोमन, B लेटिन, C फ्रेंच और D जर्मन। स्टेयर डिसाइसिस की जुबान का जो है वो ये टर्म है, किस जुबान की टर्म है? रोमन की है, लेटिन की है, फ्रेंच है, ये जर्मन है, तो ये लेटिन टर्म है। स्टेयर डिसाइसिस इज अ लेटिन टर्म। अब स्टेयर डिसाइसिस मींस, स्टेयर डिसाइसिस से मुराद क्या है? स्टेयर डिसाइसिस मींस डैश, नंबर 1 है, इसका आंसर है टू स्टैंड बाय थिंग्स डिसाइडेड, के साथ खड़े होना, टू स्टैंड बाय थिंग्स डिसाइडेड, कि जो अदालतों ने, जो हायर कोर्ट्स ने फैसले किए हैं उसके साथ खड़े होना, उसकी पाबंदी करना। टू स्टैंड बाय थिंग्स डिसाइडेड। द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट अंडर विच, ये अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी मैंने ये जो है वो मीनिंग्स निकाले हैं इसके स्टेयर डिसाइसिस के। तो टू स्टैंड बाय थिंग्स डिसाइडेड पहला है, टू स्टैंड बाय थिंग्स डिसाइडेड। दूसरा है द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट अंडर विच इट इज नेसेसरी फॉर अ कोर्ट टू फॉलो अर्लियर जुडिशियल डिसीजंस व्हेन द सेम पॉइंट्स अराइज अगेन इन लिटिगेशन, के ऐसे फैसले जो कि आला अदालतों ने किए हों, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आला अदालतों ने किए हों, और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स उन्हीं तरह के सर्कमस्टांसेस के अंदर उनको फॉलो करने की पाबंद है। इसे कहते हैं कि जो अदालतों ने, बड़ी अदालतों ने, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने फैसले किए हैं वो स्टेयर डिसाइसिस कहलाते हैं लोअर कोर्ट्स के लिए, कि वो उनको, उन अदालतों को, उन फैसलों को जो है वो उस पर अमल दरामद करना है, स्टेयर डिसाइसिस कहलाता है। स्टेयर डिसाइसिस मीन टू स्टैंड बाय थिंग्स डिसाइडेड, कि जो फैसले आला अदालतों ने किए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने, उनके साथ जो है वो खड़े होना, वो काबिल पाबंदी है वो सबॉर्डिनेट्स कोर्ट्स के लिए, कि उन्हीं सर्कमस्टांसेस के अंदर जो कि पहले फैसले हो चुके हैं, अगर कोई ऐसा ही मैटर आता है सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के पास, तो उनके लिए ये कंपलसरी है कि वो जो स्टेयर डिसाइसिस है, पहले से अदालतों ने, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने फैसले किए हैं, उन पर अमल करें। इसे कहते हैं ये स्टेयर डिसाइसिस, जो डिसीजंस है पहले अदालत ने फैसला किया है। क्वेश्चन नंबर 65 है डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बाइंडिंग ऑन अदर कोर्ट्स अंडर आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। अब ये जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, इसका जो डिसीजन होगा वो स्टेयर डिसाइसिस होगा, और जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनके लिए होगा, और ये किस आर्टिकल के तहत है? जो पाकिस्तान का आइन है, 1973 का आइन है, उसमें लिख दिया गया है कि जो आला अदालत, सुप्रीम कोर्ट के फैसले होंगे वो जो लोअर कोर्ट्स हैं, जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, मतहत अदालतें हैं, उनके लिए काबिल पाबंदी होंगे। और किस आर्टिकल के तहत है? डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बाइंडिंग ऑन अदर कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 187, 188, सी है 189 और डी है 190 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973, और इसका राइट ऑप्शन है 189 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। कि आर्टिकल 189 में यह कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं वो काबिल पाबंदी हैं जो पाकिस्तान की लोअर कोर्ट्स हैं, यानी हाई कोर्ट्स के लिए, और जो हाई कोर्ट्स से नीचे सेशन कोर्ट्स और सिविल कोर्ट्स, उन तमाम के लिए जो है वो काबिल पाबंदी है अंडर आर्टिकल 189। उसके बाद है क्वेश्चन 66
डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट बाइंडिंग ऑन सबॉर्डिनेट कोर्ट्स अंडर आर्टिकल। अब हाई कोर्ट के डिसीजन किस आर्टिकल के तहत जो है वो बाइंडिंग है सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के लिए? डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट बाइंडिंग ऑन सबॉर्डिनेट कोर्ट्स अंडर आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान 1973, वो आर्टिकल 200 है, आर्टिकल 201 है, आर्टिकल 202 है या 203 है? किस आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट के जो फैसले हैं वो मतहत अदालतों के लिए काबिल पाबंदी हैं? और आर्टिकल बी, जो ऑप्शन बी है, आर्टिकल 201, 201, आर्टिकल 201 of the Constitution of Pakistan 1973, decision of High Court binding on subordinate courts under Article 201 of the Constitution of Pakistan 1973, ये राइट ऑप्शन है इसका। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी आपने पढ़ा हुआ होगा, जो आपका चैप्टर है सोर्सेज ऑफ लॉ, उसके अंदर जो प्रेसिडेंट वाला सोर्स ऑफ लॉ प्रेसिडेंट है कि व्हाट इज ओबिटर डिक्टम। ओबिटर डिक्टा क्या होता है? ओबिटर डिक्टम, व्हाट इज ओबिटर डिक्टम? अब इसका आंसर ये है, डिक्टम से मुराद होता है, यानी अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस को यूज करें, डिक डिसीजन, डिक्टम, पासिंग, ओबिटर something said in passing, something said in passing. Obiter dictum means something said in passing. A judicial comment, अब इसका मैं तफसील के साथ, ये भी ब्लैक्सला डिक्शनरी में इसके मीनिंग लिखे हुए हैं ओबिटर डिक्टम के। A judicial comment made which delivering a judicial opinion but one that is unnecessary to the decision, one that is unnecessary to the decision in the case and therefore not presidential, started by छोटी ब्रैकेट शुरू, although it may be considered persuasive, close interval छोटी ब्रैकेट बंद। अब इसके अंदर ये कहा गया है, इसकी एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूं कि ओबिटर डिक्टम होता क्या है। ओबिटर डिक्टम के मीनिंग आपने देख लिए, समथिंग सेड इन पासिंग। अगर आपने नवाज शरीफ का केस जब चल रहा था तो उसमें अदालत के रिमार्क्स सुने हुए होंगे कि जी फलां जज ने ये कहा, फलां जज जो साकिब निसार साहब ये कह रहे हैं, और जो ARY न्यूज पर ये चल रहे होते थे ट्रिकर के जी साकिब निसार साहब ने ये कहा और आसिफ सईद खोसा साहब ने ये कहा, ये रिमार्क्स दिए। समथिंग सेड इन पासिंग, कुछ कह रहे हैं जब वो ट्रायल कर रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं, जब वो केस सुन रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं ड्यूरिंग द केस। और जुडिशियल कमेंट कर रहे हैं, जुडिशियल कमेंट, अदालती कमेंट, मेड विच डिलीवरिंग अ जुडिशियल ओपिनियन, जुडिशियल ओपिनियन दे रहे हैं अपनी, बट वन दैट इज अननेसेसरी टू द डिसीजन। लेकिन वो जो कमेंट है, जब वो फैसला देते हैं तो वो जरूरी नहीं है कि वो उनको मद्देनजर रखें, यानी वो कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दें, उनसे कुछ अगलवाने के लिए कुछ वो ऐसी स्टेटमेंट दे दें। वो जो बोल रहे होते हैं, जो स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, समथिंग सैड, कुछ कह रहे होते हैं इन पासिंग, कि कोई भी फैसला सुनाने के लिए जब वो सुन रहे हैं फ्री कैन को, पार्टीज को, तो वो कोई रिमार्क्स दे रहे होते हैं जजेस। तो वो जो रिमार्क्स दे रहे हैं वो ऑबिटर डिक्टिम है, ऑबिटर डिक्टिम है ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग। जब जजेस कोई रिमार्क्स देते हैं वो ऑबिटर डिक्टिम कहलाते हैं। तो वो जरूरी नहीं है कि उनकी पाबंदी की जाए, ये नहीं वो परसुएसिव है कि उनको चाहे तो मद्देनजर रख लिया जाए, चाहे तो उन पर उनको जो है वो उन पर अमल दरामद ना किया जाए। ये जरूरी नहीं है कि लाजमी तौर पे वो जो है वो काबिल पाबंदी है। तो वो जो ऐसे रिमार्क्स हैं किसी भी केस के दौरान जो अदालत देती है उसे कहते हैं ओबिटर डिक्टम, समथिंग सेड इन पासिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, द जजेस आर dash to obiter dicta. The judges are A bound, B not bound.
तो अगर आपने गौर से सुना है मेरी जो मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप फौरी तौर पे कहेंगे द जजेस आर नॉट बाउंड टू बिटर डिक्टा, कि जजेस जो हैं लोअर कोर्ट के जजेस हैं वो बाउंड नहीं होते कि वो बिटर डिक्टा को, या वही कोर्ट जो कि ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग वो रिमार्क्स दे रही है उनके लिए भी बाउंड नहीं है, वो अपने रिमार्क्स दे रही है। या लोअर कोर्ट्स जो है वो उनके लिए वो बाउंड नहीं है कि वो उन अल्फाज को जो कि समथिंग सेड इन पासिंग, जब वो कोई प्रोसीडिंग के दौरान कोई फैसला जब वो सुन रहे हैं कोई डिस्प्यूट, तो उसके दौरान कोई रिमार्क्स दिए हैं, तो लोअर कोर्ट्स जो है कि जजेस जो है उनके लिए बाउंडिंग नहीं है कि वो उन बिटर डिक्टा को जो है वो फॉलो करें। तो द जजेस आर नॉट बाउंड टू बिटर डिक्टा। उसके बाद है हु इज द राइटर ऑफ दिस डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, हु इज द राइटर ऑफ दिस डेफिनेशन। ये जो नीचे डेफिनेशन अब मैं पढ़ने जा रहा हूं, इसका कौन सा जोरस जो है वो राइटर है। ए, पहले मैं पढ़ देता हूं, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है एन ओबिटर डिक्टम, ये ओबिटर डिक्टा के हवाले से ही है। एन ओबिटर डिक्टम इज अ स्टेटमेंट, कि जो ओबिटर डिक्टम है ये एक ऐसा बयान है ऑफ लॉ, स्टेटमेंट ऑफ लॉ, लॉ से मुतल्लिका ऐसा बयान है इन द ओपिनियन, राय में, which could not logically be a major premise of the selected facts of the decision, कि ये बुनियाद नहीं है, मेजर प्रेमिस की बुनियाद नहीं है, मेजर बुनियादी ये जो है वो नुक्ता नहीं है किसी भी फैसले को सुनाने के लिए। एन ओबिटर डिक्टम इज अ स्टेटमेंट ऑफ लॉ, ये एक स्टेटमेंट है लॉ से मुतल्लिका इन द ओपिनियन विच कुड नॉट लॉजिकली बी अ मेजर प्रेमिस ऑफ द सिलेक्टेड फैक्ट्स, जो फैक्ट्स आ रहे हैं उनमें जो है वो बुनियाद नहीं है किसी भी, अगर कोई बयान दिया गया है किसी अदालत की तरफ से ऑफ द डिसीजन। तो ये किसकी डेफिनेशन है। ए प्रोफेसर डाइस, बी प्रोफेसर पीटरसन, पी ए डबल टी ई आर पीटर, एस ओ एन पीटरसन, सी है स्टार्क और डी है डाइसी। तो ये प्रोफेसर पीटरसन की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग रिलेटिंग टू ओबिटर डिक्टम। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट इज रेशो डिसाइडेंडी। अब ये भी सोर्सेस ऑफ लॉ वाले चैप्टर में अगर आपने पढ़ा हो वीडी मार्जिन की बुक में, रेशो डिसाइडेंडी क्या है। अब रेशो डिसाइडेंडी ये सारे जब आप सब्जेक्टिव भी अपनी असाइनमेंट बना रहे हो तो आपके लिए ये चीजें बहुत बड़ी ही कारआमद हैं कि जब आपने जो सोर्सेज ऑफ लॉ है उनमें लेजिस्लेशन है, उसमें प्रेसिडेंट है, उसमें कस्टम है, उसमें जुडिशियल ओपिनियंस है, एग्रीमेंट्स हैं, कन्वेंशंस हैं, रिलीजन है, इक्विटी है, और इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, इंटरनेशनल लॉ है, तो ये सारे के सारे सोर्सेज ऑफ लॉ हैं। तो जब आपने प्रेसिडेंट्स को देखना है तो आपने मद्देनजर रखना है कि प्रेसिडेंट के अंदर ये जो ओबिटर डिक्टा है ये क्या है, आपने उसमें रेशो डिसाइडेंडी का हवाला दे देना है। फिर आपने जो स्टेट डिसाइसिस हैं कि स्टेट डिसाइसिस होता क्या है प्रेसिडेंट के अंदर, और स्टेट डिसाइसिस पाकिस्तान के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि किस आर्टिकल के तहत पाकिस्तान के आयन के तहत जो है वो काबिल पाबंदी है, जो आला अदालतों के फैसले हैं 189 के तहत और 201 के तहत हाई कोर्ट के फैसले जो है काबिल पाबंदी है, तो आप इसका हवाला दे सकते हैं। तो ये आपको अच्छे मार्क्स दिलवा सकते हैं अगर आपने एक कंप्रीहेंसिव असाइनमेंट बनाई होगी और उसमें तफसील के साथ लिखा होगा, तो वो जो देखने वाला एग्जामिनर है वो कहता है कि बच्चे ने जो है वो पढ़ के लिखा है और इंप्रेशन अच्छा जाता है। राइटिंग अगर आपकी अच्छी है तो डेफिनेटली अगर आपको उसने 10 नंबर देने हैं तो वो आपके 13 या 14 मार्क्स देगा आउट ऑफ 20 अगर सब्जेक्टिव टाइप है। अगर वो ऑब्जेक्टिव टाइप भी आपसे करता है तो फिर भी अगर आपने तफसील से उसको पढ़ा है तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है, कहीं से कोई भी सवाल कर ले तो आपके लिए जो है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। व्हाट इज रेशो डिसाइडेंडी, अब ये भी जो सोर्सेज ऑफ लॉ प्रेसिडेंट है उसी में से है रेशो डिसाइडेंडी क्या होता है। ए है द रीजन और पर्पस फॉर मेकिंग अ लॉ, बी है द रीजन फॉर डिसाइडिंग, द रीजन फॉर डिसाइडिंग, और सी है नन ऑफ द अबव ऑप्शन इज करेक्ट।
तो द रीजन फॉर डिसाइडिंग के रीजन रेशो डिसाइडेंडी से मुराद है कि वो रीजन कि जिसके तहत जो है वो फैसला किया गया। अब रेशो डिसाइडेंडी जो है डिफरेंट जो आपके फैसले हुए हैं जो आला अदालतों के, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, तो उसमें किस चीज को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया गया है उसको देखना है। द रीजन फॉर डिसाइडिंग कि कौन सी रीजनिंग दी गई है जब फैसले को डिसाइड किया गया है कि जी क्या क्या सर्कमस्टांसेस के किन किन सर्कमस्टांसेस के तहत क्या क्या हुआ और किन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम ये सजा सुना रहे हैं। तो द रीजन फॉर डिसाइडिंग रेशो डिसाइडेंटी से मुराद है ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन and the correct answer of this question is the reason for deciding. Racial decidenti means the reason for deciding. Next question है question number 71. Custom means, अब ये हमारा अगला जो है वो शुरू हो गया, प्रेसिडेंट से हम बाहर निकल आए हैं। कस्टम जो सोर्स ऑफ लॉ है, कस्टम मीन्स, कस्टम से क्या मुराद है? A practice that by its common adoption and long unvarying habit has come to have the force of law. Unvarying habit has come, a practice that by its common adoption and long unvarying habit कि सदियों से चली आ रही है, ना बदलती हुई, सदियों से चली आ रही जो आदत है जो कि लोगों ने अपनाई हुई है और लोग जो है उस पर अमल दरामद करते चले आ रहे हैं, साल हर साल से करते चले आ रहे हैं और वो जो प्रैक्टिस है वो फोर्स हासिल कर लेती है, कानून का दर्जा हासिल कर लेती है, तो उसे कहते हैं ये कस्टम है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 72, हु इज द राइटर ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑन कस्टम। कस्टम के ऊपर आप डेफिनेशंस दिए हैं आपकी जो वीडी मार्जिन की बुक है उसके अंदर कस्टम का अलहदा से उन्होंने एक जो है वो पोर्शन बनाया हुआ है और कस्टम के से रिलेटेड जो डिफरेंट जूरिस्ट हैं उन्होंने कस्टम को डिफाइन किया है। तो ये एक डेफिनेशन है, आपने ये बताना है ये किस जूरिस्ट की डेफिनेशन है। कस्टम इज द embodiment of those principles which have commended themselves to the national conscience and as principle of justice and public utility। ए डाइसी की डेफिनेशन है ये, बी सामंड की डेफिनेशन है, सी ब्राइस की और डी की टोन। और इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, सामंड। सामंड कहता है कि कस्टम इज द एम्बॉडीमेंट कि ये ऐसे असूल और ज़वाबित का मजमुआ है विच हैव कमेंडेड देमसेल्फ टू द नेशनल कॉन्शियस, ये किसी भी कौम की, किसी भी सोसाइटी की कॉन्शियस शऊर को, आगाही को बताता है जिसको वो प्रैक्टिस करते चले आ रहे हैं इस मकासद के लिए, इंसाफ के तकाजों के लिए एंड पब्लिक यूटिलिटी और मफाद आमा के लिए वो उसको प्रैक्टिस करते चले आ रहे हैं। तो ऐसे जो असूल ज़वाबित हैं जो कि वो इंसाफ के तकाजों को हासिल करने के लिए प्रैक्टिस करते चले आ रहे हैं उनको कहते हैं कस्टम, उनको कस्टम कहा जाता है। और इंसाफ जो है वो तब जो उसकी जरूरत पेश आती है जब पहले भी मैंने आपको बताया था कि इंसान है तो इंसान के साथ उसके राइट जुड़े हुए हैं, उसका इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के साथ उसका राइट है, इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली उसका राइट है कि जब इंसान पैदा होता है तो उसकी जबिल्लत में है कि उसका इंटरेस्ट है। जब इंसान पैदा हुआ है तो उसकी जबिल्लत है कि उसका इंटरेस्ट है कि उसने जीना है। आपने देखा होगा कि वो आग से दूर भागता है, वो पानी से दूर भागता है, वो कोई ऐसी हरकत होती है तो वो डर जाता है, उसका इंटरेस्ट है कि उसने जीना है। अब उसने जीना है तो उसका राइट है कि उसको जीने दिया जाए, उसको जीने दिया जाए। अब उसका राइट है तो किसी की ड्यूटी होती है कि वो उसको कोई उसको जीने दे, तो उसको जीने दे कोई, उसके लिए जो है वो असूल ज़वाबित बनाए जाते हैं जो कि कस्टम की सूरत में, जो कि लेजिस्लेशन की सूरत में, जो कि प्रेसिडेंट्स की सूरत में जो अदालतें फैसले करती हैं तो उसकी सूरत में हासिल किए जाते हैं। तो ये सामद की डेफिनेशन है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो है हु इज द राइटर ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑन कस्टम। ये भी एक डेफिनेशन है और एक
जूरिस्ट की है, जो जिसने कस्टम के हवाले से ये डेफिनेशन दी है, वीडी महाजन की बुक में आपको मिल जाएगी ये। इट इज द यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंडक्ट of all persons under like circumstances. It is the uniformity of conduct of all persons कि ये हम आंगी है लोगों के कंडक्ट की अंडर लाइक सर्कमस्टांसेस, कि एक सर्कमस्टांसेस के अंदर रहते हुए, हालात वाकयात के अंदर रहते हुए हम आंगी लोगों के दरमियान हम आंगी का पाया जाना, जब वो कंडक्ट कर रहे हो, कोई अमल कर रहे हो, कोई प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उन्होंने कोई सूलो ज़ाबित बनाए हुए हो कि ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना, तो हम आंगी हो लोगों में। ये नहीं है कि कोई कुछ कर रहा है और कोई कुछ कर रहा है, तो लोगों में हम आंगी पाई जाए कि अगर कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे कि किसी के राइट की वायलेशन होगी तो नहीं करना। तो ऐसी सूरत में इट इज द यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंडक्ट ऑफ ऑल पर्संस अंडर लाइक सर्कमस्टांसेस। तो ये किसकी डेफिनेशन है? ए की टोन की, बी कार्टर की, सी डाइसी की और डी सामंड की। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कार्टर, CARTER। कार्टर इज द जूरिस्ट जिसकी ये डेफिनेशन है ऑन कस्टम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ theories regarding transmission of custom into law are, के कितनी किस्म की काइंड्स हैं थ्योरीज की जो कि नजरियात दिए गए हैं कि कस्टम कैसे लॉ बना। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ थ्योरीज रिगार्डिंग ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन से मुराद है कि जो कस्टम से लॉ में दाखिल होने वाला जो मरहला है उससे मुतल्लिक कितनी थियरीज हैं, कितने नजरियात हैं? A2, B3, C4, D5। तो ये अगर आपने वीडी महाजन की बुक को पढ़ा हुआ होगा तो उसके अंदर उन्होंने तफसील के साथ बताया है कि देयर आर 2 थियरीज रिगार्डिंग ट्रांसमिशन ऑफ कस्टम इनटू लॉ। 2, वो कौन कौन सी हैं? अब आगे हम ये देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, there are 2 theories regarding transmission of custom into law are, there are 2 theories regarding the question number 75 है, there are 2 theories regarding the question as to when a custom is transformed into law। एक है हिस्टोरिकल थ्योरी और दूसरी है एनालिटिकल थ्योरी। हिस्टोरिकल थ्योरी और दूसरी है एनालिटिकल थ्योरी। एनालिटिकल थ्योरी से मुराद, जैसे हमने पहले अभी देखा, और जो हमारा लीगल पॉजिटिविज्म वाला चैप्टर है, इसको हमने नेक्स्ट इंशाल्लाह पॉजिटिविज्म वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो उसमें एनालिटिकल जो है